हेलो दोस्तों, नमस्कार। ड्रीम कैंपस में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवजीत सिंह। दोस्तों, ये कोरोना से रिलेटेड टॉपिक्स जितने भी हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसमें आज ये दूसरा लेक्चर है, दूसरा वीडियो है। और उसके साथ ही दोस्तों मैं बता दूं, जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड एक साल के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो सब सारे कवर हो चुके हैं और ये लास्ट टॉपिक है। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सबसे पहला काम जो आपको करना है। और उसके साथ साथ आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जो टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, उसमें मैं जितने भी लेक्चर्स हैं उसके सारे पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा रखा है। और आज का भी जो पीडीएफ होगा मैं उसमें डाल दूंगा, तो आपका जो करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन होगा एक साल का पूरा, वो कंप्लीट हो जाएगा जुलाई 2020 से 19 से लेकर के जुलाई 2020 तक का। अभी मुद्दा ये है कि एग्ज़ाम एक महीने के लिए पोस्टपोन हुआ है, तो कुछ लोगों का मानना है कि जो अभी अगस्त वाला करंट अफेयर्स आएगा उसके लिए भी हम एक वीडियो बना दें, अपडेटेड जो करंट अफेयर्स है। तो दोस्तों, एक चीज़ मैं ये बता दूं कि अभी देखिए एग्ज़ाम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और बार बार पोस्टपोन हो रहा है, तो ऐसे में प्रॉमिस करना मुझे नहीं लगता कि ठीक है कि हम आपके लिए अपडेटेड वीडियोस बना देंगे। लेकिन हाँ, ये है कि इस बात को मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि जो भी अपडेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होंगे उस पर मैं टॉपिक वाइज वीडियो बना सकता हूँ। लेकिन इसका भी कोई बहुत ज़्यादा प्रॉमिस नहीं है, ठीक है। तो बस ये उम्मीद करिए कि एग्ज़ाम अपने टाइम पे हो, और उसके बीच में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा मैं कोशिश करूँगा कि उस पर वीडियो एक बना दूँ। ओके, ये तो बात हो गई जो भी हमारा प्रोग्राम चल रहा है उसके लिए। और इसके साथ ही वही निवेदन है कि जो नए लोग हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और उनके साथ में और भी अगर कोई है, कोई उनका फेलो एक्सपीरियंस है जिसको मेंस लिखना है 2019 का पीसीएस का, तो उसके साथ भी ये लिंक शेयर जरूर करें। आज के जो भी टॉपिक्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके पहले वाले वीडियो में भी जो कोरोना से रिलेटेड था वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उसमें, जहाँ से क्वेश्चंस पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेज होते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। जो आज का हमारा पहला टॉपिक है वो है सेरोलॉजिकल टेस्ट। दोस्तों, इस टॉपिक का कंटेक्स्ट क्या है? कंटेक्स्ट यही है कि दिल्ली में सेरोलॉजिकल सर्वे करवाया गया। ओके, तो जो उद्देश्य है हमारा इस लेक्चर में, ये जानना है कि सेरोलॉजिकल टेस्ट क्या होता है, इसका रिलेवेंस क्या है कोरोना के इलाज में या फिर कोरोना के स्प्रेड को रोकने में। ओके, तो ये हमारा कंटेक्स्ट है, और ये भी हम देखेंगे कि इसकी फाइंडिंग्स जो है वो क्या कहती हैं। ओके, तो जो इसमें कंटेक्स्ट है, recently a study conducted on hospital staff in France has shown that almost all doctors and nurses who got mild forms of COVID-19 have produced antibodies that can prevent the infection। दोस्तों, इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं। ओके, तो कुल मिला के जो सेरोलॉजिकल सर्वे है, इसमें जो है आपका ब्लड सैंपल लिया जाता है और उसमें ये चेक किया जाता है कि किसी भी पर्टिकुलर पैथोजन का या किसी भी पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट आपके बॉडी में एंटीबॉडीज़ बने हैं कि नहीं बने हैं। अगर एंटीबॉडीज़ आपके शरीर में, आपके सैंपल में मिलता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है पास्ट में कभी ना कभी इस वायरस से इन्फेक्ट हुए हैं। ओके, सेरोलॉजिकल टेस्ट का एकदम सिंपल सा मतलब यही होता है। ओके, अभी देखिए व्हाट आर द, अगर हम ये देखें कि व्हाट आर द सेरोलॉजिकल टेस्ट, वायरल इन्फेक्शंस आर मेनली आइडेंटिफाइड बाय टू काइंड्स ऑफ टेस्ट। फर्स्ट जेनेटिक एंड सेकंड इज द सेरोलॉजिकल। या तो आप जो है वायरस को आइसोलेट कीजिए और उसका जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है वो सब सारी चीज़ें स्टडी करके हम जान सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति में इसका इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। जो कि देखिए बेसिकली जो RT-PCR टेस्ट है वो उसी पे बेस्ड होता है। अगला जो हमारा टॉपिक होगा इसके आगे आएगा, वो RT-PCR टेस्ट के बारे में ही हम बात करने वाले हैं। ओके, genetic test can identify infections that are active but cannot be used to detect past infection। जो जेनेटिक टेस्ट है उसका सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो ये है कि अगर करंट में आपके अंदर वायरल इन्फेक्शन है तो ही वो डिटेक्ट कर पाता है, तभी वो बता पाता है। वो ये नहीं बता पाएगा कि पास्ट में आपको इन्फेक्शन हुआ था कि नहीं हुआ था। ओके, टू ट्रेस how infections like the novel coronavirus have spread so far, it is important to detect the people who contracted the disease in past and have recovered। Okay, this is what serological test seeks to determine। अब देखिए
जैसा कि मैंने आपको एकदम आसान भाषा में समझाया कि सेरोलॉजिकल टेस्ट में क्या होता है कि आपका ब्लड सैंपल ले लिया जाता है और उस ब्लड सैंपल में ये पता लगाने की कोशिश किया जाता है कि किसी भी पर्टिकुलर, यहाँ पे हम कोरोना वायरस के केस में रेफरेंस में देख रहे हैं, तो क्या आपके अंदर कोरोना वायरस के अगेंस्ट आपके ब्लड में एंटीबॉडीज डेवलप हुए हैं कि नहीं हुए हैं। अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव आता है, मतलब कि आपके ब्लड में एंटीबॉडीज डेवलप हुए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप पास्ट में इन्फेक्टेड हुए थे, जो भी इन्फेक्शन था उसके शिकार आप हुए थे, मतलब आप एक्सपोज हुए थे। अभी देखते हैं कि ये जो सेरोलॉजिकल सर्वे है ये कैसे डिफरेंट है जेनेटिक जो आपका टेस्ट होता है उससे। ओके, द जेनेटिक टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन अ स्वैब कलेक्टेड फ्रॉम द बैक ऑफ थ्रोट, ए लिक्विड सैंपल फ्रॉम द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और अ सिंपल सलाइवा सैंपल। तो जेनेटिक टेस्ट जो होता है वो स्वैब टेस्ट उसमें भी किया जाता है, मतलब लोअर जो आपका थ्रोट है यहाँ से निकाला जाता है, या फिर लिक्विड सैंपल फ्रॉम द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसके निचले हिस्से से निकाला जाता है, या फिर आपके सिंपल जो है आपका सलाइवा ले लिया जाता है। ओके, फॉर सार्स कोरोना वायरस 2 द वायरसेस आरएनए इज फर्स्ट रिकवर टू डीएनए कन्वर्टेड टू इनटू डीएनए। देखिए जो आपका पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, जो आरटी-पीसीआर होता है, अभी उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आरटी-पीसीआर क्या होता है। आरटी-पीसीआर में जो आर और टी है उसका मतलब होता है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ओके, ट्रांसक्रिप्शन जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा कि ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस है वो हमारा नेचुरल प्रोसेस है। उसमें क्या होता है, हम डीएनए से आरएनए बनाते हैं। ओके, लेकिन जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है इसमें हम आरएनए से डीएनए बनाते हैं, मतलब आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करते हैं, इसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ओके, और जो आपका नेचुरल प्रोसेस है उसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, जिसमें डीएनए से आरएनए बनाया जाता है, उसका उसमें से डुप्लीकेशन या मल्टीप्लिकेशन होता है। ओके, तो फिर उसके बाद क्या होता है कि पहले तो आप स्लाइवा से या कुछ भी से ले लिए, सैंपल ले लिए, उसके बाद चूंकि वायरस जो होते हैं वो आरएनए होते हैं, तो आरएनए की जो स्टडी होती है वो उतना इफेक्टिव नहीं होती है किसी भी चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए। तो पहले उसको हम क्या करते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के थ्रू हम उसको क्या करते हैं, डीएनए में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, बाय ए प्रोसेस कॉल्ड पॉलीमरेज चेन रिएक्शन डीएनए फ्रेगमेंट्स आर सैंपल आर कॉपीड एक्सपोनेंशियली। पहला काम जो आरटी है, आरटी का मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, मतलब ये कि आरएनए से डीएनए बनाए। फिर उसके बाद उसमें अगला जो वर्ड है वो है पीसीआर, मतलब कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, डीएनए जो हम प्रोड्यूस किए हैं उसकी मल्टीपल कॉपीज बना लेते हैं, बहुत सारी कॉपीज बना लेते हैं। ओके, one is copied into two are copied into four, and so on. Okay, unlike genetic test which look for a RNA in swab sample, serological test work on antibodies। जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि जो सेरोलॉजिकल सर्वे होता है उसका जो मेन फोकस होता है वो एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करते हैं, जबकि जो आरटी-पीसीआर टेस्ट होता है वो डीएनए को आइसोलेट करके उस पर काम करता है, उसके अकॉर्डिंग जो है रिजल्ट देता है वो। ओके, तो उम्मीद है कि आपको आरटी-पीसीआर या फिर आप ये इस तरह से समझ लीजिए, जो जेनेटिक टेस्ट है वो और जो सेरोलॉजिकल टेस्ट है वो, ये दोनों चीज़ समझ में आ गया होगा, और साथ में जो डिफरेंस है इसमें वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि हाउ सेरोलॉजिकल टेस्ट वर्क्स। देखिए सिंपल सी बात यह है कि जो चीज़ें अभी तक हमने बताया वही चीज़ यहाँ पे टेक्स्ट में लिखा हुआ है। ओके, एंटीबॉडीज आर प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स। इसके पहले के लेक्चर में हम एंटीबॉडीज़ को बता चुके हैं, डिफाइन कर चुके हैं कि क्या होता है। प्रोड्यूस्ड बाय द इम्यून सिस्टम टू न्यूट्रलाइज द पैथोजन सच एज द बैक्टीरिया एंड वायरस आर प्रेजेंट इन वंस ब्लड स्ट्रीम फॉर अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर द इन्फेक्शन हैज गॉन। मतलब ये जैसे ही कोई एंटीजन या कोई पैथोजन आपको अटैक करता है तो आपके ब्लड में एंटीबॉडीज़ बनते हैं, वो उनसे फाइट करते हैं, उनको दूर कर देते हैं, आपका इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है। लेकिन उसके बाद भी कुछ दिन तक एंटीबॉडीज़ आपके ब्लड में रहते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो एंटीबॉडीज़ होते हैं वो लाइफ लॉन्ग आपके ब्लड में रह जाते हैं। ओके, टू डिसेबल पैथोजन एंटीबॉडी लेसेस टू यूनिक प्रोटीन मॉलिक्यूल पैथोजन्स सरफेस। क्या होता है कि जैसे कोई भी एंटीजन अटैक किया तो जो एंटीबॉडी होती है वो उस पैथोजन के मॉलिक्यूल से ऊपरी सरफेस पे अटैच हो जाता है और धीरे धीरे उसको क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है। ओके, ये सब जो आपके फॉरेन पार्टिकल हैं, जो इन्वेडर्स हैं, उनको हम क्या बोलते हैं,
एंटीजन बोलते हैं। ओके, सेरोलॉजिकल टेस्ट यूज एंटीजन मॉलिक्यूल्स टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज रिलेवेंट टू इन्फेक्शंस। जो एंटीबॉडीज होते हैं, जो एंटीजन्स होते हैं, उन्हीं को बेस बना करके ये डिफाइन किया जाता है कि एंटीबॉडीज डेवलप हुए हैं कि नहीं। जनरली ए ब्लड सैंपल इज प्लेस्ड इन अ टेस्ट ट्यूब दैट इज लाइंड विथ एंटीजन्स ऑन द on inside. If the relevant antibodies are present, they can onto the antigen. Okay, such tests are relatively inexpensive and can display result within a few minutes. तो ये भी एक एडवांटेज है कि बहुत ही जल्दी उसका रिजल्ट आ जाता है। ओके, अभी इसका पर्पज क्या है कोविड 19 के केस में? इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्सटेंट ऑफ ए स्प्रेड इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अथॉरिटीज टू मेक डिसीजंस एंड प्लान कंटेनमेंट मेजर्स। देखिए, अगर आपको पता होगा कि कहाँ पे कितने केसेज आ रहे हैं, कहाँ पे कितनी तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है, तो आपको जो प्लानिंग है, जो प्लान करना है, जो प्लान को एग्जीक्यूट करना है, वो सब करने में बहुत ही आसानी होगी। ओके, बट इन द कंटेक्स्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेस्ट एवरीवन। ओके, अब जैसे देखिए कि आपको अगर एंटीजन आपको जो अगर सेरोलॉजिकल सर्वे करवाना है या फिर जो आपका जेनेटिक टेस्ट होता है वो पर्टिकुलर होता है, एक एक करके करना पड़ता है। ऐसे में जो जेनेटिक टेस्ट है वो सबका जेनेटिक टेस्ट हो पाए ये पॉसिबल नहीं है। इट इज़ नॉट क्लियर हाउ मेनी पीपल इन पॉपुलेशन आर इन्फेक्टेड। दिस इज स्पेशली बिकॉज मोस्ट ऑफ द पेशेंट डू नॉट शो एनी सिम्टम्स ऑफ द डिजीज। ओके, ऐसे केस में सो द सेरोलॉजिकल सर्वेज वाज कैरीड आउट टू असेस हाउ वाइड स्प्रेड कोविड-19 कुड हैव बिकम। मतलब ये कि अगर आपको जेनेटिक टेस्ट करना है तो आपको एक एक लोग का टेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन अगर इतने ज़्यादा मात्रा में पॉपुलेशन है, इतने ज़्यादा लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, तो ऐसे में जो आपका जेनेटिक टेस्ट होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है और उसका प्रोसेस लंबा होता है। तो इसमें क्या होगा कि सेरोलॉजिकल सर्वे करके हम क्या कर सकते हैं, जल्दी से डिटेक्ट कर सकते हैं। ओके, डिटेक्टिंग एंटीबॉडीज इन रैंडम सेट्स ऑफ पीपल इज एन इनडायरेक्ट वे ऑफ एस्टिमेटिंग द एक्सटेंट ऑफ डिजीज स्प्रेड इन द कम्युनिटी। आप रैंडमली जो उनका सीरम होता है उसको कलेक्ट कीजिए। ओके, और उसके बाद उसी हिसाब से आप अपना एक अनुमान लगाइए कि हाँ यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है। अभी वे फॉरवर्ड के रूप में आप क्या कर सकते हैं, देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट और वैक्सीन फॉर द कोरोना वायरस डिजीज। ठीक है, कोई वैक्सीन नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। द फाइंडिंग्स में हेल्प साइंटिस्ट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कोविड-19 इंक्लूडिंग वेदर पीपल हु हैव रिकवर्ड फ्रॉम द कोरोना वायरस इन्फेक्शन पर्टिकुलरली माइल्डर फॉर्म्स डेवलप एंटीबॉडीज अगेंस्ट द वायरस। अभी इससे ही रिलेटेड एक अगला टॉपिक है जिसको हम हर्ड कम्युनिटी बोलते हैं। ओके, मतलब ये कि इसकी फाइंडिंग से जो हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो जैसे मान लीजिए ICMR हो गया, जो भी और भी मेडिकल से रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं, वो क्या कर सकते हैं कि एक कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं, उनको स्टडी में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। ओके, फर्दर देयर इज ए नीड ऑफ फ्यूचर स्टडीज ऑन characterize the beneficial or detrimental role of specific antibodies in COVID-19 patients। जो भी एंटीबॉडीज़ डेवलप हो रहे हैं उस पर भी स्टडी होगी कि उनका क्या फ़ायदा है, मतलब किस तरह से वो इम्पैक्ट कर सकते हैं ह्यूमन बॉडीज़ को, ह्यूमन ऑर्गन्स को। तो ये सब सारी चीज़ें उसमें उनको स्टडी करने में आसानी हो जाएगी। ओके, अगला जो टॉपिक है दोस्तों वो है हर्ड इम्यूनिटी। देखिए, इसमें इसके टेक्स्ट में जाने से पहले हम इसको एक आसान भाषा में समझा देते हैं। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब, हर्ड का मतलब होता है कि भीड़, समुदाय। ठीक है, अगर किसी भी सिचुएशन में मान लीजिए कोई पेंडेमिक है या फिर कोई इन्फेक्शन फैल रहा है, ऐसे सिचुएशन में क्या हो कि जो आपके कम्युनिटी के लोग हैं उसमें से मैक्सिमम लोग के अंदर एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाएं। ओके, और ये एंटीबॉडीज़ जो है वो दो तरह से डेवलप हो सकता है। एक तो कि आप उनको वैक्सीनेट कर दीजिए, मतलब वैक्सीन उनको दे दीजिए और इसकी वजह से उनके अंदर एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाएं, और दूसरा कि उनके अंदर खुद से ही एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाएं। तो हर्ड इम्यूनिटी इसी को बोलते हैं कि पॉपुलेशन में मोर देन 70% लोगों के अंदर जो है एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाए किसी भी पर्टिकुलर वायरस को लेकर के या किसी भी पर्टिकुलर इन्फेक्शन को लेकर के। ओके, इसको हम बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी। अब देखिए, हर्ड इम्यूनिटी का फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि अगर मान लीजिए हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होने लगी
और इसका जो स्टडी है वो कंफर्म कर दे कि हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो रही है या हो चुकी है, तो ऐसे में क्या होगा कि जो उनका ब्लड है, जितने लोगों ने एंटीबॉडीज़ डेवलप कर लिया है, उनके ब्लड को लेकर के हम क्या कर सकते हैं कि जो और पॉपुलेशन है उनको हम कम कर सकते हैं, उनके अंदर जो इन्फेक्शन है उसको हम कम कर सकते हैं। पहला फ़ायदा तो ये हो गया। दूसरा कि अगर पर्टिकुलर व्यक्ति के अंदर मान लीजिए इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है, तो उसके द्वारा जो स्प्रेड करने का चांस था वो तो पूरी तरह से ख़त्म हो गया। तो ऐसे में धीरे धीरे जो होगा, जो इन्फेक्शन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, तो इसको हम बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी, मतलब कि किसी भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट मोर देन 70% पीपल के अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो जाए। और ये इम्यूनिटी दो तरह से डेवलप की जा सकती है, या तो वैक्सीनेशन करके, वैक्सीन लगा करके, या फिर उनके अंदर स्वतः जनरेट हो जाए। हर्ड इम्यूनिटी या दोस्तों जो कंटेक्स्ट है ना, वो एक्चुअली अभी दिल्ली में ऐसा स्टडी किया गया था, ऐसा माना जा रहा था कि दिल्ली में जो है कोरोना वायरस के अगेंस्ट लोगों में हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो रही है। ओके, हालांकि अभी उसकी जो फाइंडिंग्स हैं, जो भी स्टडी हैं, वो उसका पूरी तरह से अभी सपोर्ट नहीं है। जो ICMR है या जो और इंस्टीट्यूशंस हैं, अभी वो पूरी तरह से उसको मान्य नहीं करते हैं। तो अभी हम केवल इसके टर्मिनोलॉजी में जाते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी क्या होता है। तो उम्मीद है कि आपको आसान भाषा में हर्ड इम्यूनिटी समझ में आ गया होगा। अब इसके टेक्स्ट के बारे में हम देख लेते हैं। हर्ड इम्यूनिटी इज एन स्टेज ऑफ एन एपिडेमिक इन विच सम मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रुप रिमेन प्रोटेक्टेड फ्रॉम द इन्फेक्शन। ठीक है, मतलब कि कुछ, पहला तो ये है कि कुछ प्रपोर्शन ऑफ जो पॉपुलेशन है उनके अंदर इन्फेक्शन नहीं हुआ। ओके, दिस कम्स एज अ रिजल्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ दोज अराउंड देम हैविंग ऑलरेडी डेवलप्ड इम्यूनिटी ईदर थ्रू वैक्सीनेशन आर बिकॉज दे हैव बीन इन्फेक्टेड अर्लियर। दो तरह से हो सकता है कि देखिए क्या है कि जो पहला जो सेंटेंस हमने पढ़ा, द हर्ड इम्यूनिटी इज एन स्टेज ऑफ, मतलब कि कुछ पॉपुलेशन के कुछ ऐसे लोग हैं जो कि उनके अंदर इन्फेक्शन नहीं हुआ। और ऐसा क्यों हुआ, या तो वो ऐसे लोगों के संपर्क में नहीं आए कि जो इन्फेक्टेड थे, या फिर वो ऐसे लोगों के संपर्क में आए कि जिनके अंदर जो एंटीबॉडी है वो डेवलप हो चुकी है। और वो जो एंटीबॉडी है वो डेवलप कैसे हुई, या तो वैक्सीनेशन के थ्रू, जैसा कि हमने पहले बताया, या तो वैक्सीनेशन के थ्रू, और या फिर वो पहले थोड़ा बहुत माइल्ड इन्फेक्शन उनके अंदर हुआ और उसके अगेंस्ट जो है माइल्ड स्टेज में ही उसके अगेंस्ट क्या हो गया, एंटीबॉडीज डेवलप हो गए। ओके, हर्ड इम्यूनिटी इज व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर वैक्सीनेटेड अगेंस्ट अ डिजीज। अब उसी चीज़ को एक्सप्लेन किया जा रहा है। लोअरिंग द चांस ऑफ अदर्स बीइंग इन्फेक्टेड बाई इट, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन को आप वैक्सीनेट कर दीजिए ताकि उनसे संपर्क में आने वाले लोगों के अंदर क्या हो, इन्फेक्शन ना हो। ओके, व्हेन अ सफिशिएंट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इज वैक्सीनेटेड इट स्लोज द स्प्रेड ऑफ डिजीज। ऑब्वियसली अगर मैक्सिमम प्रोपोर्शन ऑफ पीपल अगर वैक्सीनेट कर दिए जाएंगे तो वो जो स्प्रेड होगा उसकी स्पीड काफ़ी कम हो जाएगी। इट इज़ आल्सो रेफर्ड टू एज कम्युनिटी इम्यूनिटी आर हर्ड प्रोटेक्शन। ठीक है, हर्ड प्रोटेक्शन ऑफ द अनवैक्सीनेटेड अकर्स व्हेन ए सफिशिएंट प्रोपोर्शन ऑफ द ग्रुप इज इम्यून। जैसा कि हमने बताया कि अगर मान लीजिए वैक्सीनेट नहीं भी किया जा रहा है तब भी जो जिनके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हुई है उनकी वजह से स्प्रेड नहीं होगा, और जो अदर पॉपुलेशन है वो क्या हो जाएगा, प्रोटेक्टेड हो जाएगा। द डिक्लाइन ऑफ डिजीज इंसिडेंस इज ग्रेटर दैन द प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल इम्यूनाइज्ड बिकॉज वैक्सीनेशन रिड्यूसेस द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट बाय रिड्यूसिंग द अमाउंट आर ड्यूरेशन ऑफ पैथोजन सीडिंग बाय द वैक्सीन्स टारगेटिंग ट्रांसमिशंस। ठीक है, वही सब सारी चीज़ें हैं जो मैं अभी आपको बताया। उसके बाद हाउएवर दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज यूजुअली व्यूड एज अ प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी इन वैक्सीनेशन प्रोग्राम। ज़्यादातर ये चीज़ें स्वतः डेवलप नहीं होती हैं, एंटीबॉडीज़ डेवलप करने के लिए वैक्सीनेशन करना पड़ता है, वैक्सीन लगाया जाता है। ओके, सिंस वी डोंट हैव वैक्सीन फॉर द कोविड-19, हमारे पास वैक्सीन तो है नहीं, तो जो हर्ड इम्यूनिटी है वो उसका डेवलप होने का चांस क्या है। So, achieving herd immunity would require a significant proportion of the population to be infected and recover from the COVID-19। ऐसे में अगर हमारे पास वैक्सीन नहीं है तो ऐसे में जो चांस है, जो हम अगर अचीव करना चाहते हैं हर्ड इम्यूनिटी, तो उसके लिए हमको क्या होना चाहिए कि सबसे पहले तो जो हमारा मेजर पॉपुलेशन है वो इन्फेक्ट हो और कोविड-19 से रिकवर भी करे। ओके, जब वो इन्फेक्ट होगा और उसके बाद वो रिकवर करेगा तो इसका मतलब कि उसके ब्लड स्ट्रीम में जो एंटीबॉडीज़ हैं वो डेवलप हो गई हैं। दिस विल अलाउ अस टू रिटेन
एंड इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी ऑफ डिजीज दैट इनेबल्स अस टू फाइट ऑफ दैट सेम डिजीज इन द फ्यूचर। हमने बताया था कि जब एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाती हैं, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो एक बार किसी भी वायरस या बैक्टीरिया से या किसी भी पैथोजन से जब वो फाइट कर लेता है तो वो उसको रिमेंबर कर लेता है, और फ्यूचर में कभी भी जब वो सेम वायरस उसको अटैक करता है तो वो उसके अगेंस्ट लड़ता है और उससे उसका कोई इम्पैक्ट बॉडी पे देखने को नहीं मिलता है। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर एंटीबॉडीज़ डेवलप हो चुके हैं तो उसके ब्लड को लेकर के हम क्या कर सकते हैं, लार्ज स्केल पे वैक्सीन्स बना सकते हैं। ओके, उसके बाद देखिए, अब जो हर्ड इम्यूनिटी का जर्नी है, मतलब वर्किंग है, आप इस तरह से देख सकते हैं कि नो इम्यूनिटी मतलब सभी लोग, मैक्सिमम लोग क्या हैं, इन्फेक्टेड हैं। उसके बाद सम इम्यूनिटी, थोड़ी बहुत इम्यूनिटी आई तो कुछ लोगों के अंदर एंटीबॉडीज़ डेवलप हुए और वो प्रोटेक्ट हुए, और उसके बाद मान लीजिए इसके अंदर डेवलप हो गया एंटीबॉडीज़, ये इन दोनों के अंदर इन्फेक्शन नहीं फैलाएगा, और ऐसे ऐसे धीरे 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 क्या हो जाएगा, पूरा पॉपुलेशन फ्री हो जाएगा उस इन्फेक्शन से। अब हर्ड इम्यूनिटी का जो ज़रूरत है, इस तरह से समझ लीजिए कि उसकी आवश्यकता क्यों है, क्योंकि वी डोंट हैव द वैक्सीन, हमारे पास वैक्सीन नहीं है, तो इसलिए ये एक उम्मीद जताई जा सकती है कि अगर हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो रही है तो इससे हमको फ़ायदा होगा। फिर उसके बाद द वायरस इज़ नॉट करेंटली कंटेंट, वायरस का जो विस्तार है वो बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में भी हर्ड इम्यूनिटी की ज़रूरत है। उसके बाद द मोस्ट पीपल मोस्ट वल्नरेबल आर नॉट इवनली स्प्रेड अक्रॉस द पॉपुलेशन। ओके, जो भी वल्नरेबल सेक्शन है, जैसे हेल्थ वर्कर्स हैं, आपके डॉक्टर्स हैं, या फिर जो सफाई वाले हैं, ये सब सारे लोग बहुत ज़्यादा वल्नरेबल ग्रुप हैं, और ऐसे में जो हर्ड इम्यूनिटी है उसका डेवलप करना या उसका डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। अब इज इट पॉसिबल टू एक्वायर्ड हर्ड इम्यूनिटी ड्यूरिंग अ पैंडेमिक, मतलब ये एक प्रश्न पूछा जा सकता है मेंस में कि क्या हर्ड इम्यूनिटी एक्वायर किया जा सकता है किसी भी पैंडेमिक कंडीशन में। तो इसमें देखिए, जो इतना बड़ा यहाँ पे पूरा सेंटेंस लिखा है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए सबसे पहला जो कंडीशन है वो ये कंडीशन है कि लार्ज स्केल पे जो पॉपुलेशन आपकी, उसमें 70 to 75% लोगों के अंदर पहले इन्फेक्शन होना चाहिए, उसके बाद उनके अंदर इम्यूनिटी डेवलप होना चाहिए। तो जो 70% 70 to 75% पीपल इन्फेक्टेड होंगे, उसमें से कुछ लोग क्या होंगे, माइल्ड इन्फेक्शन होगा, और फिर उनके अंदर धीरे धीरे क्या होगा, एंटीबॉडीज डेवलप होंगे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि ये चांसेज होता है, ये संभावनाएं होती हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। ऐसे में हमको पॉपुलेशन लॉस देखना पड़ेगा। और इन केस ऑफ पैंडेमिक, जब पैंडेमिक हो, इसका मतलब ये कि इसका विस्तार बहुत ज़्यादा है, इन्फेक्शन का विस्तार बहुत ज़्यादा है। ऐसे में अगर हम हर्ड इम्यूनिटी का वेट कर रहे हैं तो इसकी जो कीमत होगी वो हमको बहुत सारे लोगों की जान को दे करके हमको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ओके, तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी जो है गुड है, सही है, ये इसको अचीव करना चाहिए, लेकिन पैंडेमिक के सिचुएशन में इसको अचीव करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। ओके, ये हो गई हर्ड इम्यूनिटी के बारे में। और कंक्लूजन में आप अगर जो भी चीज़ें लिखना चाहते हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो आप यहाँ से देख करके लिख सकते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है RT-PCR टेस्ट, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे। ओके, RT-PCR टेस्ट, इसमें तो आधी चीज़ तो हम जान ही चुके हैं। कंटेक्स्ट क्या है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि जितने भी आपके वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उनका RT-PCR टेस्ट कराइए, ये उसका है। और उसके बाद हाउ RT-PCR इज यूज्ड फॉर द डिटेक्टिंग कोविड-19। ओके, द कॉजेटिव एजेंट ऑफ कोविड-19 इज द सार्स कोरोना वायरस 2, पता ही है। इट इज एन RNA वायरस, दैट मीन्स इट इन्फिल्ट्रेट हेल्दी सेल्स टू मल्टीप्लाई एंड सर्वाइव। हेल्दी सेल में ये इन्फिल्ट्रेट करता है, उसके बाद मल्टीप्लाई करता है और सर्वाइव करता है। ओके, thus the RT-PCR test is for the identification of SARS coronavirus RNA. In this, RNA is converted into DNA through a process called reverse transcription for detecting the virus. Okay, अभी जो हम पहला टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें हम RT-PCR के बारे में समझ लिए थे कि RT-PCR क्या होता है, RT-PCR में कैसे टेस्ट किया जाता है, तो हमको वापस से ये सब सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये है कि एक लाइन में मैं फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूँ। RT-PCR में RT का मतलब है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि RNA से DNA को बनाना। ओके,
ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए से आरएनए को बनाना। उसके बाद दूसरा प्रोसेस इसमें होता है पीसीआर, जिसको हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि जो हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट किए हैं, उसी डीएनए को हम मल्टीप्लाई करते हैं बहुत सारे नंबर्स में, और उसके बाद फिर उसकी स्टडी करते हैं। कुछ उसमें मार्कर्स वगैरह लगा करके हम स्टडी करते हैं कि क्या उसमें एंटीबॉडीज़ डेवलप हुए हैं या नहीं डेवलप हुए हैं। अगर एंटीबॉडीज़ डेवलप हुए हैं तो इसका मतलब कि जो सैंपल हम लिए हैं उसमें कोरोना वायरस का जो पॉजिटिव है, मतलब कि कोरोना वायरस उसके अंदर पाया गया है। ये है आरटीपीसीआर टेस्ट आसान भाषा में। इसके बारे में हम इसके पहले वाले टॉपिक में भी देख चुके हैं, तो ज़्यादा इसके अंदर हम नहीं जा रहे हैं। ओके, अभी आरटीपीसीआर का जो एडवांटेज है, एडवांटेज क्या है? दिस इज यूनिक, दिस टेक्निक इज हाईली सेंसिटिव। हाईली सेंसिटिव का मतलब ये है कि किसी भी वायरस को लेकर के जो सेंसिटिविटी है, उसको डिटेक्ट करने की जो सेंसिटिविटी है ये बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर ज़रा सा भी इन्फेक्शन है तब भी ये डिटेक्ट कर लेगा। उसके साथ साथ ये स्पेसिफिक है एंड कैन डिलीवर अ रिलायबल डायग्नोसिस एज फास्ट एज इन द 3 hours, दो यूजुअली लेबोरेटरीज टेक ऑन एन एवरेज बिटवीन टू 6 to 8 hours। मतलब ये कि अगर इसमें फास्ट काम किया जाए तो 3 घंटे के अंदर रिजल्ट आ सकता है। उसके बाद कंपैरेटिवली रियल टाइम आरटीपीसीआर इज सिग्निफिकेंटली फास्टर एंड हैज़ अ लोअर पोटेंशियल फॉर द कंटामिनेशन आर एरर्स। मतलब ये कि फर्दर जो कंटामिनेशन कभी कभी हो जाता है वो नहीं हो पाएगा, और एरर्स का बहुत कम चांस होता है क्योंकि ये डीएनए और जेनेटिक मेथड पे बेस्ड होता है। ओके, दिस इज बिकॉज द इंटायर प्रोसेस कैन बी डन विद इन अ क्लोज्ड ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब होता है, उसी में सारे इसके रिएक्शंस चलते हैं, उसी में सारी स्टडी चलती है। तो इसलिए क्या होता है कि इसका जो कंटामिनेट करने की टेंडेंसी है, कि मतलब जो अदर लोगों को कंटामिनेट कर सकता है वो भी कम होता है, और उसके साथ साथ जो इसका एरर इसमें होता है वो भी कम होता है। ये तो बात हो गई हमारा जो आरटीपीसीआर टेस्ट था उसके बारे में। अभी देखिए एंटीबॉडी टेस्ट क्या होते हैं। द एंटीबॉडी टेस्ट इज बेस्ड ऑन द बायोलॉजिकल फेनामेना। अब वही वापस से एंटीबॉडीज को हम क्या करेंगे, ट्रेस करेंगे। इन रिस्पॉन्स टू एंट्री ऑफ एनी फॉरेन इन्वेडर, एंटीबॉडीज आर जनरेटेड इन द बॉडीज ओन इम्यून सिस्टम। सिंपल सी बात है कि अगर आप इन्फेक्ट होंगे तो आपके अंदर एंटीबॉडीज डेवलप होंगे, और उस एंटीबॉडीज़ को हम अगर डिटेक्ट कर लिए तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर इन्फेक्शन हुआ था। ये देखते हैं कि व्हाट आर द ड्रॉबैक्स इन द एंटीबॉडी टेस्ट। एंटीबॉडी टेस्ट में क्या ड्रॉबैक है कि हमको जो है आरटीपीसीआर टेस्ट करना पड़ता है। अनलाइक डीएनए, ओके, अनलाइक डीएनए, आरटीपीसीआर में हम डीएनए की स्टडी करते हैं और एंटीबॉडी टेस्ट में हम एंटीबॉडीज़ का टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि अनलाइक डीएनए, एंटीबॉडीज कैन नॉट बी कॉपीड इन अ टेस्ट ट्यूब एंड देयरफॉर द टेस्ट इज जनरली लेस सेंसिटिव देन द पीसीआर। मतलब ये लेस सेंसिटिव है, इसका मतलब ये कि अगर माइल्ड इन्फेक्शन है तो कभी कभी ये कह देता है कि नहीं है, एंटीबॉडीज़ नहीं है, और ऐसे में क्या होता है कि निगेटिव टेस्ट आ जाता है कि मतलब ये पॉजिटिव निगेटिव टेस्ट हुआ, लेकिन उनके अंदर सिम्टम्स पाए जा रहे हैं और बाद में वो क्या हो रहा है, उनके अंदर इन्फेक्शन हो जा रहा है। सो आल्सो द ह्यूमन बॉडी टेक्स सम टाइम टू जनरेट एंटीबॉडीज आफ्टर इट इज एक्सपोज्ड टू एन इन्वेडर। एंटीबॉडीज़ डेवलप होने में अपने शरीर में, मान लीजिए कोई पैथोजन आपको अटैक करता है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ डेवलप होने में शरीर में टाइम लगता है। लेकिन हो सकता है कि सिम्टम्स आपको पहले से दिखने लगे और उसी टाइम पे आपने टेस्ट करवाया और आपका जो टेस्ट है वो नेगेटिव आ गया, लेकिन आपका जो ब्लड है वो ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो चुका है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है एंटीबॉडीज़ टेस्ट के साथ कि एंटीबॉडीज़ थोड़ा सा डिले करके डेवलप होते हैं, और ऐसे में इन्फेक्शन होने के बावजूद भी आपका जो टेस्ट है वो निगेटिव आ जाता है। ओके, एंटीबॉडीज़ कंटिन्यू टू बी प्रेजेंट इन द ब्लड फॉर द समटाइम्स इवन आफ्टर द इन्वेडर इज कम्प्लीटली एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी एंड देयर आर नो क्लिनिकल सिम्टम्स। अब देखिए, मान लीजिए कि आप ठीक हो चुके हैं और तब भी एंटीबॉडीज़ आपके ब्लड स्ट्रीम में रहता है। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि जो एंटीबॉडीज़ होते हैं वो काफ़ी दिन तक आपके शरीर में रहते हैं। इवन कई बार ऐसा होता है कि लॉन्ग लाइफ जो है आपके शरीर में रहते हैं। तो ऐसे में क्या हुआ कि आप ठीक हो चुके हैं लेकिन फिर भी एंटीबॉडीज़ डेवलप हो चुकी हैं, तो उस एंटीबॉडी के आधार पर ये बता दिया जाता है कि आप जो है कोरोना पॉजिटिव हैं। तो ये भी एक इसका ड्रॉबैक है। ओके, सो द नेक्स्ट टाइम इफ़ सेम इन्वेडर, ये वही चीज़ लिखा हुआ है कि आपका एंटीबॉडी कैसे काम करता है, कि अगर नेक्स्ट टाइम जब भी कोई सेम इन्वेडर अगर आपको इन्फेक्ट करता है तो ये जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको रिमेंबर किया रहता है और उसके अगेंस्ट काम करता है। तो उम्मीद है कि आपको एंटीबॉडी टेस्ट और आरटीपीसीआर टेस्ट, सेरोलॉजिकल टेस्ट, ये तीनों टेस्ट आपको समझ में आ गए होंगे। उसके बाद ये देखना है कि जो आरटीपीसीआर टेस्ट है और जो एंटीबॉडी टेस्ट है ये हमारे लिए रिलेवेंट क्यों है,
ऑब्वियसली दोस्तों रिलेवेंट इसीलिए हैं कि ये हमको पूरा डाटा देते हैं। अगर डाटा हमारे पास होगा तो हम उस डाटा के अकॉर्डिंग प्लानिंग करेंगे और अपनी प्लानिंग को एग्जीक्यूट भी करेंगे, और जो फर्दर आपका इन्फेक्शन बढ़ रहा है वो उसको जो है रोका जा सकता है। तो इसमें जो है वर्ड बाय वर्ड मैं नहीं जा रहा हूँ, इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको लेकर के पढ़ लीजिए। इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नई चीज़ नहीं है। ओके, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट। दोस्तों इसमें क्या होता है, एकदम पहले हम आसान भाषा में समझ लेते हैं कि इसमें क्या होता है। रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट क्या होता है। तो सबसे पहले तो इसमें आप ये वर्ड ध्यान रखिए कि ये इसमें एंटीजन है। अभी तक जो चीज़ें हम देख रहे थे RT-PCR और एंटीबॉडी टेस्ट में, उसमें हम एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट कर रहे थे, लेकिन अभी हम एंटीजन को डिटेक्ट करेंगे। एंटीजन का मतलब कि जो फॉरेन पैथोजन आपको इन्फेक्ट कर रहा है, जो आपके ऊपर अटैक कर रहा है, उसको हम एंटीजन बोलते हैं। मान लीजिए कि वायरस अटैक किया है तो जो वायरस है वही एंटीजन है। तो जो रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट है उसमें हम एंटीबॉडी को डिटेक्ट ना करके हम एंटीजन को, मतलब जो अटैकिंग एलिमेंट है, जो पैथोजन है, उसको हम डिटेक्ट करते हैं। और ये रैपिड इसलिए होता है क्योंकि ये पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट होता है। आपको अगर एंटीबॉडी टेस्ट करवाना है या फिर RT-PCR टेस्ट करवाना है तो क्या होता है कि उसमें आपका ब्लड सैंपल लिया जाता है और उसमें उसको जो है लेबोरेटरीज में ले जा करके उस पर स्टडी की जाती है, उसको टेस्ट किया जाता है। लेकिन जो ये रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट है ये पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट है। इसका मतलब ये कि जहाँ पे व्यक्ति है वहीं पे उसका ब्लड सैंपल लिया जाता है और वहीं पे उसको डिटेक्ट करके वहीं पे उसको रिजल्ट दे दिया जाता है। ओके, तो ये बेसिक चीज़ है कि रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब इसका कंटेक्स्ट ये है कि ICMR अप्रूव्ड द रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट फॉर द डायग्नोसिस ऑफ COVID-19। रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट इज अ पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट परफॉर्म्ड आउटसाइड द लेबोरेटरी सेटिंग। हमने बताया कि इसको परफॉर्म करने के लिए, इसके थ्रू डिटेक्ट करने के लिए आपको लेबोरेटरीज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इट इज़ ए क्विक डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑन अ स्वैब्ड नेजल सैंपल्स। आपके नेजल सैंपल्स, नाक से आपके सैंपल ले लिया जाएगा। इट डिटेक्ट द एंटीजन दैट आर फाउंड आर विद इन द सार्स कोरोना वायरस। ठीक है, इसमें एंटीजन का हम डिटेक्शन करते हैं, ये हमने देख लिया। और एंटीजन क्या होता है हमने आपको बता दिया कि ये फॉरेन सब्सटेंसेज है दैट इंड्यूस एन इम्यून रिस्पांस टू द बॉडी, मतलब आपके बॉडी को इम्पैक्ट करते हैं, अफेक्ट करते हैं, और उसके बाद जो आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम है उसको इंड्यूस करते हैं कि उसके अगेंस्ट काम करे। ओके, इसमें अब इसके आगे जो है ये सब पूरा फैक्ट्स है कि साउथ कोरिया का जो ESD बायो सेंसर है उसको यूज किया जा रहा है, ESD बायो सेंसर रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए। ओके, साउथ कोरिया का ये है और मानेसर में एक यूनिट भी इसकी लगी हुई है। ये सब सारी चीज़ें क्या हैं, फैक्चुअल चीज़ें हैं। अगर आप इसको लिखना चाहें तो अपने आंसर में लिख सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आपको सिंपल सा ये समझ में आना चाहिए कि रैपिड एंटीजन टेस्ट क्या है। रैपिड एंटीजन टेस्ट उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हाउ रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट डिफर्स फ्रॉम द RT-PCR। तो बेसिक चीज़ हमने आपको बता दिया कि जो RT-PCR इज करेंटली अ गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर द फ्रंट लाइन टेस्ट फॉर द डायग्नोसिस। मतलब कि ये गोल्ड स्टैंडर्ड है, मतलब ये कि उसमें कोई एरर नहीं होता है। अगर उसी जो भी रिजल्ट आता है उससे जो है उसका कंपेरिजन करके देखा जाता है। लाइक RT-PCR द रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट टू सीक्स टू डिटेक्ट द वायरस रेदर देन द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी। जो एंटीबॉडी टेस्ट होता है दोस्तों उसमें हमने बताया कि एंटीबॉडीज टेस्ट किए जाते हैं। RT-PCR में क्या किया जाता है कि आपके एंटीजन टेस्ट किए जाते हैं कि जो आपका ब्लड स्ट्रीम है उसमें वायरस है कि नहीं है। और उसी तरह से जो आपका एंटीजन रैपिड एंटीजन टेस्ट है उसमें भी क्या होता है, आपका एंटीजन टेस्ट किया जाता है। वाइल द मैकेनिज्म इज डिफरेंट द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस इज टू टाइम। ठीक है, मतलब कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों में वो है टाइम को लेकर के। RT-PCR टेस्ट टेक्स मिनिमम 2 to 5 आवर्स। ओके, जबकि जो आपका रैपिड एंटीजन टेस्ट है वो लगभग 30 मिनट में ही आपको रिजल्ट दे देता है। ओके, तो ये बेसिक आपका जो है डिफरेंस है। उसके बाद अब ये जो टेस्ट है रैपिड एंटीजन टेस्ट है उसको हम कहाँ पे यूज कर रहे हैं, कहाँ पे हम टेस्ट कर रहे हैं। तो सिंपली पहले जो फर्स्ट स्टेज होगा तो उसमें जितने भी लोग वल्नरेबल सेक्शन में हैं उनको टेस्ट किया जाएगा। फिर उसके बाद जो कंटेनमेंट जोन में है
उस पर टेस्ट किया जाएगा। हेल्थ केयर जितनी फैसिलिटीज़ हैं, सेटिंग्स हैं, वहाँ पे टेस्ट किया जाएगा। तो ये सब सारी जगहें हैं जहाँ पे रैपिड एंटीजन टेस्ट को किया जाएगा। ओके, उसके बाद व्हाट आर द लिमिटेशंस, रैपिड एंटीजन टेस्ट के जो लिमिटेशंस हैं वो क्या हो सकते हैं। सबसे पहले जो एंटीजन टेस्ट है आर वेरी स्पेसिफिक फॉर द वायरस, मतलब ये कि अगर इसके अलावा कोई भी और भी किसी भी तरह का इन्फेक्शन है तो उसका डिटेक्शन नहीं हो सकता है, ये स्पेसिफिक होता है किसी भी वायरस को लेकर के। उसके बाद नॉट एज अ सेंसिटिव एज द मॉलिकुलर पीसीआर टेस्ट, जो आपका RT-PCR टेस्ट है उसकी तरह उतना ज़्यादा ये सेंसिटिव नहीं है। आल्सो द ICMR हैज सेड दैट वंस द सैंपल इज कलेक्टेड इन द एक्सट्रैक्शन बफर इट इज स्टेबल ओनली फॉर 1 आवर। एक घंटे के अंदर ही अगर आप उसका डिटेक्शन कर रहे हैं तो रिजल्ट आपको ठीक मिलेगा, अदरवाइज उसमें एरर्स आना शुरू हो जाएंगे। देयरफॉर द एंटीजन टेस्ट नीड्स टू बी कंडक्टेड एट द साइट ऑफ सैंपल कलेक्शन इन द हेल्थ केयर सेटिंग, जहाँ पे आप सैंपल्स ले रहे हैं वहीं पे उसको तुरंत जो है क्या करिए, टेस्ट करिए, डिटेक्ट करिए। ए नेगेटिव टेस्ट रिजल्ट में अकर इफ द लेवल ऑफ एक्सट्रैक्टेड एंटीजन इन अ पर्सन इज बिलो द सेंसिटिविटी ऑफ द टेस्ट आर इफ ए पुअर क्वालिटी ऑफ स्पेसिमेन इज ऑब्टेन्ड। मतलब ये जैसा कि हमने बताया कि जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है ये लेस सेंसिटिव है। ऐसे में अगर एक जो उसका सर्टेन क्या कहते हैं कि क्राइटेरिया है, जो लिमिटेशन है वो ये है कि अगर वहाँ पे अगर जो उसका सर्टेन दिया गया है कि अगर इससे कम सेंसिटिविटी है, उससे कम इन्फेक्शन है, तो वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। या फिर जो स्पेसिमेन लिया गया, स्पेसिमेन का मतलब होता है कि जो सैंपल लिया गया अगर उसका क्वालिटी ठीक नहीं है, उसमें और भी ज़्यादा अशुद्धियाँ हैं, तब भी जो है जो आपका टेस्ट होगा वो सही रिजल्ट नहीं दे पाएगा। ए नेगेटिव रिजल्ट में अकर इफ़ द concentration of antigen in a specimen is below the detection limit of the test or if the specimen okay, मतलब वही चीज़ है कि अगर उसका जो भी स्पेसिमेन लिया गया है उसका कंसंट्रेशन अगर जो आप जो लिमिटेशन है उसकी अगर उसके नीचे है तब भी जो है आपका जो टेस्ट होगा वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। आल्सो चिल्ड्रेन टेंड टू सेट द वायरस फॉर अ लॉन्गर पीरियड देन द एडल्ट्स विच में रिजल्ट इन डिफरेंसेज इन सेंसिटिविटी। चिल्ड्रेंस का अलग सेंसिटिविटी होता है और एडल्ट्स का अलग सेंसिटिविटी होता है। ऐसे में अगर सिमिलर टूल हम यूज कर रहे हैं, सिमिलर टूल किट्स हम यूज कर रहे हैं, तो जो रिजल्ट होगा वो क्या हो सकता है, अलग हो सकता है। ओके, तो दोस्तों ये पूरी बात थी जो रैपिड एंटीजन टेस्ट था उसके बारे में। उसके बाद कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें आपको एक बार देख लेना है, पढ़ लेना है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कोरोना वायरस ग्रिपलिंग द ग्लोबल इकोनॉमी। ईजी है, आप एक बार इसमें इंटरनेट पे या कहीं पे भी पढ़ लेंगे, बहुत सारे मैगजीन्स हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। EMP-LATS क्या होता है और इसका कोविड-19 से फाइट करने के लिए कैसे यूज किया गया, कोरोना वायरस हेल्थ केयर सेक्टर के लिए कैसे चैलेंज लेके आया या फिर कैसे रिफॉर्म कर सकता है। उसके बाद USA ने WHO से विथड्रॉ कर लिया है कि अब वो फंड नहीं देगा, तो ये भी एक टॉपिक आने की संभावना है। उसके बाद रोल ऑफ सोशल मीडिया एंड कोविड-19 एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ड्यूरिंग द कोविड-19। ये 3-4 टॉपिक हैं जो मैं कवर नहीं कर रहा हूँ, बस केवल यह है सजेशन मैं आपको दे रहा हूँ कि इसको जो है आप अपने हिसाब से एक बार कवर कर लीजिएगा। और उम्मीद है कि इसमें 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वाला और सोशल मीडिया वाला, तो इस पर थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा। टाइम कम होने की वजह से दोस्तों मैं इसको कवर नहीं कर पा रहा हूँ और कोई वजह नहीं है। ओके, टाइम कम होने की वजह से मैं इसको कवर नहीं कर पा रहा हूँ, तो बस ये है कि आप इसको एक बार देख लीजिएगा कि कहीं से भी इसको एक बार पढ़ लीजिएगा कि अगर आ जाता है तो आप इसको आसानी से उत्तर लिख सकें। ओके दोस्तों, तो आज का जो सेशन है, आज का जो वीडियो है हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।